प्यारे बच्चों, आज हम प्रमुख जनसंचार माध्यम का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट स्थान पाते हैं। आइए सबसे पहले हम इनका परिचय प्राप्त करते हुए जानते हैं कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में पहला स्थान मिलता है प्रिंट मीडिया को। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम। मुद्रित का अर्थ होता है छपाई, यानी हम देखते हैं कि समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें छपकर हम तक पहुंचती हैं। अतः यह तीनों ही प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण और लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है रेडियो। रेडियो एक समय लोगों के घरों तक जिसकी पहुंच थी, जब टेलीविज़न घरों में नहीं पहुंचा था तब लोग इसी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते और अपने मनोरंजन को करते थे। तीसरा जो जनसंचार का माध्यम है वह टेलीविज़न है, जो आज के युग में बहुत लोकप्रिय है। चौथा जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट जो कि जिसने समस्त विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है, लोगों की दूरी को घटा दिया है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रिंट माध्यम, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। बच्चों, यह जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माना जाता है, यानी प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माना जाता है। और अगर हम बात करें इसके आधुनिक छापे खाने की, तो आधुनिक छापा खाना सबसे पहले जर्मनी के एक व्यक्ति गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। यानी आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने किया था। किंतु अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। 1556 गोवा में भारत में पहला छापा खाना खुला था। और इसको खोलने का जो उद्देश्य था वो ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापकर लोगों में वितरित करने के लिए इसे खोला था, ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अब हम ये बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन से माध्यम स्थान पाते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत समाचार पत्र, जिन्हें हम अखबार भी कहते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, क्योंकि ये तीनों ही छपकर पाठक तक पहुंचते हैं और पाठक उस लिखित भाषा को पढ़ता है। अतः ये प्रिंट मीडिया के या प्रिंट माध्यम के उदाहरण हैं। आगे अगर हम चलें तो अब हम देखेंगे कि मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की विशेषताएं कौन कौन सी, उनकी खूबियां क्या हैं। तो पहली अगर विशेषता हम देखें तो हम कहेंगे कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिकाओं आदि में जो छपे हुए शब्द होते हैं वो स्थायी होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए वो छपे रहेंगे और उसके बाद वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। एक बार छपकर आपके हाथों तक पहुंच गया है, वो आपके पास सुरक्षित है जब तक आप उसको रखना चाहें। तो इस वजह से हम उसको अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छा से जब चाहे पढ़ सकते हैं। एक समाचार पत्र जो सुबह हमारे पास आता है, वो हमारी स्वतंत्रता है कि हम उसके कौन से पेज को पहले पढ़ें। तो ये आज़ादी हमें मिलती है, और कौन सा समाचार पहले पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें। इसके अतिरिक्त हम चाहें तो उसको 10 दिन, 20 दिन या महीने, 6 महीने बाद, या जब तक आप उसको सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, तब तक उस समाचार पत्र में लिखी हुई भाषा को आप पढ़ सकते हैं। ये आज़ादी मिलती है आपको केवल और केवल मुद्रित माध्यम में। अब हम बात करते हैं कि यह एक लिखित भाषा का विस्तार है। यानी मुद्रित माध्यम में हम देखते हैं कि छपे हुए अक्षर हमारे पास आते हैं, एक लिखित यानी भाषा के दो रूप माने जाते हैं। एक मौखिक जिसे बोलकर हम दूसरों तक अपने विचार या भावनाओं को प्रकट करते हैं, और दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर, एक लिपि में लिखकर दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार या भावनाओं को पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये लिखित भाषा में होने के कारण हम देखते हैं जो लिखकर विचार प्रकट किया जाता है उसमें उस भाषा के नियमों, व्याकरणगत शुद्धियों एवं वर्तनीगत शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी
लिखित भाषा को शुद्ध रूप में लिखकर ही हम अपने विचार प्रकट करें, इस अनुशासन का पालन करना होता है। अगली विशेषता इसकी है कि यह चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है। चिंतन विचार विश्लेषण माध्यम का अर्थ है कि आप देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग समाचार पर एक जगह, यानी जो पब्लिक प्लेस होती है वहाँ पर समाचार पढ़ रहे होते हैं और किसी समाचार को पढ़ते पढ़ते अपने दूसरे साथियों से उस समाचार विशेष पर वो विचार विश्लेषण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क तक होने लगता है। हम किसी समाचार को पढ़कर उस पर चिंतन कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय होता है और इतनी देर रुककर हम फिर दोबारा से उस समाचार को पढ़ सकते हैं। जबकि हम देखते हैं रेडियो या टेलीविज़न में यदि कोई कार्यक्रम आ रहा है, कोई समाचार प्रस्तुत हो रहा है, उस समय हम इस प्रकार विचार विश्लेषण चिंतन या तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अगर ऐसा किया गया तो हमारे समाचार छूटने का बड़ी संभावना होती है, वो छूट सकते हैं। तो ये केवल मुद्रित माध्यम की विशेषताएं हैं। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं जिसे मुद्रित माध्यम की सीमाएं या दोष कहा जाता है। अब वो कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं? सबसे पहली इसकी कमी है कि मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं। निरक्षर का अर्थ है अनपढ़, यानी अनपढ़ लोग, क्योंकि इसमें लिखित भाषा आती है और लिखित रूप जिसे पढ़ना नहीं आता वह उसके लिए किसी काम का नहीं। काले अक्षर भैंस बराबर हैं उसके लिए। ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि एक समाचार पत्र की एक डेडलाइन होती है, वो रात को छपकर तैयार होते हैं और रात को एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद समाचारों को स्थान नहीं मिल पाता और वो छपकर रात भर और लोगों के घर तक पहुंचते हैं सुबह। अब पाठक के पास उस समय तक का जो डेडलाइन समाचार पत्र की है, वहाँ तक के समाचार उसको उपलब्ध हुए। रात भर क्या घटनाएं विश्व भर में हुई, देश और दुनिया में हुई, वो समाचार उसके पास नहीं पहुँच पाते। अतः यहाँ तुरंत घटी घटनाएं नहीं दिखाई जा सकती। तीसरी इसकी कमी है कि इसमें जगह यानी कि स्पेस या शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। यानी हम देखते हैं कि समाचार पत्र में निश्चित पृष्ठ होते हैं, निश्चित जगह होती है, अतः बहुत सारे समाचारों में वरीयता क्रम में प्राथमिकता देते हुए जो अति महत्वपूर्ण समाचार हैं पहले उनको कम से कम शब्दों में उनको जगह देते हुए और समाचार तैयार होते हैं। तो एक निश्चित जगह और शब्द सीमा की लिमिट होने के कारण सभी समाचारों को स्थान इसमें हम नहीं दे सकते। अगली इसकी जो कमी है वो है कि इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद जो अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। कारण अगर मान लीजिए कोई मानवीय भूल के कारण कोई अशुद्धि, कोई समाचार में कोई गलती रह गई है और वो छपकर लोगों के घर तक पहुंच गया है, तो फिर उस पे कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब उस समाचार के लिए केवल अगले अंक में जो दूसरे दिन या बाद में जब भी वो छपेगा उसमें उसके लिए भूल सुधार के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन उसी समय नहीं। तो ये इसकी कमियां थी। अब हम अगर देखें मुद्रित माध्यम के लिए ध्यान रखने की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं, तो पहली चीज़ भाषागत शुद्धता का ध्यान रखना जाना चाहिए। यानी जो लिखित माध्यम है वह लोगों तक पहुंचता है, उसमें जिस भाषा में उसको लिखा जा रहा है उस भाषा में वर्तनी व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए। यानी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो जन समुदाय है किस भाषा को समझता है, उसी भाषा में उस समाचार को हमें उन तक पहुंचाना होता है। इसलिए प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर जन समुदाय समझेगा ही नहीं तो फिर उस भाषा में समाचार को निकालना अनुपयोगी होगा। अगले इसकी ध्यान रखने की बात है कि समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कितने समय तक का या एक समय पर जो एक निर्धारित डेडलाइन कर रखी है वहाँ तक के समाचार लेके उचित समय पर छपाई करके लोगों के पास समय पर ये पहुँच जाए। ये शब्द और स्थान जो जैसा कि ऊपर हमने बताया था, एक समाचार पत्र या पत्रिका या पुस्तक में एक निश्चित जगह होती है, उसमें उतने ही शब्दों का प्रयोग करके हम अपना समाचार दे सकते हैं, खबर दे सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है।
लेखन में तारतम्यता एक सहज प्रवाह होना चाहिए, यानी मुद्रित माध्यम में जो समाचार आप दे रहे हैं उसमें तारतम्य होनी चाहिए, घटनाओं में आपसी व्यवस्था या उनमें आपसी तारतम्य होना चाहिए, उसमें जुड़ाव होना चाहिए, उनमें घटनाओं को बीच में टूटने का भ्रम पाठक को नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी ध्यान रखने योग्य बात थी। अगला महत्वपूर्ण जो हमारा जनसंचार माध्यम वह है रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का अर्थ है किसी इसमें सुनाई देने वाली ध्वनियों को केवल सुनकर हम खबर प्राप्त कर सकते हैं, समाचार प्राप्त कर सकते हैं या दूसरे मनोरंजन के कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो रेडियो क्या है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है, यानी जो आवाज़ इसमें सुनाई देती है, चूँकि श्रव्य माध्यम है तो आवाज़ का ही महत्व होगा। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार की जो संरचना है वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, यानी उल्टा पिरामिड जो शैली है वो एक समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली है। तो उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं वो? वे 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये 3 भागों में हम उल्टा पिरामिड शैली को में समाचारों को विभाजित करते हैं और इनके अनुसार समाचार लिखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समाचार लेखन की शैली है। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो पहले रखी जाएंगी, पहले स्थान प्राप्त करेंगी, उसके बाद घटते क्रम में कम महत्वपूर्ण समाचारों को स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से ये 3 भाग इसके होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। कई बार समापन देना अनिवार्य नहीं माना जाता, ऊपर की खबर से ही समाचार पूर्ण रूप से पाठक तक या श्रोता तक पहुंच जाता है, अतः केवल 2 से भी काम चला लिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ उल्टा पिरामिड शैली में समाचार में समाचार है, समाचार, यहाँ हम इसे पढ़ेंगे। आगे अगर हम देखें तो रेडियो समाचार लेखन के लिए जो बुनियादी बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम देखेंगे कि समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी में हो, यानी समाचार लेखन जो किया जाता है, क्योंकि रेडियो के सामने व्यक्ति बैठकर जब पढ़ेगा उस समाचार को तो वो किस तरह से तैयार हो, तो उसके लिए पहली जरूरी है कि समाचार वाचन के लिए जो कॉपी तैयार की जाती है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें काटा पेटी या वो उलझाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो टाइप होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो कॉपी में हम लिख रहे हैं वो ट्रिपल स्पेस में लिखना चाहिए, यानी 3 गुना उसमें अंतराल देकर, स्पेस देकर हम उसको टाइप करें, ताकि एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के मिलने का या पढ़ते समय भ्रम में पढ़ने की संभावना नहीं हो। अगली जो जरूरी बात है वो है कि जटिल उच्चारण में कठिन शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाचन करते समय समाचार वाचक उनको पढ़ते पढ़ते किसी शब्द में उलझ जाए और उसका उच्चारण ना कर पाए। पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, एक अंतराल या जो गैप होता है वो पर्याप्त छोड़ा जाना चाहिए। अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए। जो अंक लिखे जाते हैं, जैसे छोटे अंक हैं उनको हम केवल अंकों में लिख देंगे, लेकिन जो संख्या है उनको अगर बहुत बड़ी संख्या है, हजारों लाखों में है, तो हम अंकों में लिखने की बजाय उनको शब्दों में लिखें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस लंबी लिखी हुई अंकों की संख्याओं को वाचक नहीं पढ़ पाएगा, उसमें गलती होने की संभावना होती है। अतः छोटी जो संख्या होती है उसे हम अंकों में लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या हजारों या लाखों में संख्या होती है उसे शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए, यानी जो संक्षिप्त अक्षर हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो श्रोता है वो उनका अर्थ नहीं समझेगा। अतः पूर्ण रूप में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण
जनसंचार माध्यम है टेलीविज़न या दूरदर्शन। अब हम इसकी बात करें कि भारत में जो टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ था वो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। यानी आज़ादी के बाद भारत में 1959, यानी कि आज़ादी के बाद भी काफ़ी वर्ष लग गए थे टेलीविज़न को आने में, और यह भी देखो केवल प्रयोगात्मक रूप में आया था। किस तरह से? 15 सितंबर 1959 को भारत में यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए थे, और उन दोनों टीवी सेट के लिए अगर हम देखें तो जो दर्शक थे वो 200 लोगों ने उनको देखा था। यानी पहली बार 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ तब हुआ जब यूनेस्को ने अपनी एक एजुकेशनल स्कीम, एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के पास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए जिन्हें 200 लोगों ने देखा था। तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम था। दूसरी बात, अगर हम भारत में विधिवत रूप से, क्योंकि ये तो एक प्रयोग किया गया था, या यूँ कहें कि ये तो यूनेस्को की केवल एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत पहल थी, भारत में विधिवत रूप से अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें और कुछ वर्ष लगते हैं, और 1965 में विधिवत रूप से भारत में टीवी का प्रारंभ होता है। यानी दूरदर्शन जो सेवा है वो 1965 से प्रारंभ होती है, आरंभ होती है। सन 1976 में दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। यानी 1976 की अगर बात करें, यहाँ दूरदर्शन, इसको हम दूरदर्शन के नाम से जाना जाने लगा, और दूरदर्शन एक संस्था की स्थापना हो गई। अब 1976 से जो नियमित रूप से इनके कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ये सबसे सशक्त माध्यम है। हम देखते हैं कि टेलीविज़न लोगों के घर घर तक हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जन समुदाय द्वारा देखे जाते हैं। तो ये आज सबसे लोकप्रिय और सबसे सशक्त माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। यानी रेडियो की ध्वनियों को सुनने के साथ साथ, यानी रेडियो की ध्वनियाँ हम सुनते हैं, समाचार पत्र के लिखी हुई भाषा का भी, इसमें लिखित भाषा भी दी जाती है, और साथ में इसमें दृश्यों का भी समावेश होता है, और यही चीज़ इसको अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो, अर्थात जो ध्वनि निकल रही है, जो ध्वनि प्रसारित की जा रही है, वो उस कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले चित्रों के साथ, दृश्यों के साथ तालमेल रखें। यह महत्वपूर्ण बात है। अब टीवी खबरों के विभिन्न चरण हम देखें कि किन किन चरणों को पार करके खबर या कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। आप देखते हैं कार्यक्रम देखते हुए समाचारों के बीच में कई बार कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, तो जो टीवी चैनल है वो तुरंत नीचे एक पट्टी के में लिखा हुआ निकालते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब वो क्या होती है कि किसी भी कार्यक्रम में के बीच में भी उसको दिखाया जा सकता है। उसका उद्देश्य होता है केवल तत्काल सूचना को पहुंचाना। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का अर्थ होता है समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। इसमें कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, पूरा वर्णन उसका नहीं किया जाता। तो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल सूचना पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। दूसरा जो चरण है वो है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि रिपोर्टर ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है उसको जानकारियां तो दे दी, लेकिन उसके दृश्य अभी उसके पास नहीं आए, तो वह उनके आधार पर जो सूचनाएं देता है। तो जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। यानी जो खबर देने वाला एंकर है वो जब तक उसके पास घटना से संबंधित दृश्य नहीं आते तब तक वह रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचना देता है, केवल चित्र नहीं दिखाता, वीडियो नहीं दिखाता। तो इसे हम कहते हैं ड्राई एंकर, यानी बिना दृश्य के केवल खबर देना। फोन इन अगला चरण है, फोन इन। जैसा कि आप कई बार समाचार चैनल आदि पे देखते हैं कि एक एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। यानी फोन के जरिए किसी व्यक्ति विशेष से, किसी नेता से या कोई समाज सुधारक से, इन लोगों से फोन पर बात करके भी
सूचनाओं को दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे हम फोन इन कहते हैं। अगला जो चरण है वो है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या होता है? जिसमें समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को भी दिखाया जाए। एंकर विजुअल यानी दृश्य सहित समाचारों के प्रस्तुतिकरण ही एंकर विजुअल है। अगला चरण अगर हम देखें एंकर बाइट। बाइट का अर्थ ही होता है कथन यानी कही गई बात। तो एंकर बाइट का अर्थ होता है एंकर या प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करना एंकर बाइट है। इसको सरल शब्दों में समझेंगे। मान लीजिए किसी जगह पर कोई घटना हुई और वहाँ पर अगर हम देखें वहाँ कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है। अब वह वहाँ पर उस घटना पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात को प्रामाणिक रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वहां उपस्थित लोगों के अनुभव, उनके विचार और वहां उन्होंने क्या देखा प्रमाण के रूप में उन लोगों से बातचीत करते हुए दर्शकों को दिखाया जाता है। तो यही बाइट है जो खबर को प्रमाणिक करता है। लाइव जैसा आप देखते हैं यानी घटना स्थल से खबर का सीधा प्रसारण। उस समय जैसा चल रहा है वैसा उसी क्षण आप तक खबर पहुंच रही है, ये सीधा प्रसारण होता है लाइव। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का अर्थ होता है कि इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती। यूं कह सकते हैं ये एक पैकेज होता है यानी संपूर्ण रूप से सूचनाओं को संकलित करके दर्शकों तक पहुंचाना। तो ये तो थे टीवी खबर के विभिन्न चरण। अब एक शब्द और अक्सर सुनने और देखने में आता है नेट या नेट साउंड। तो यह क्या है? वे प्राकृतिक आवाज़ें जो कार्यक्रम को शूट करते समय खुद पे खुद आ जाती हैं, यानी वे प्राकृतिक या स्वाभाविक आवाज़ें जो किसी कार्यक्रम या घटना को रिकॉर्ड करते समय वहाँ रिकॉर्डिंग में स्वाभाविक रूप से खुद पे खुद उस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेट या नेट साउंड। अब आगे अगर हम चलें, जनसंचार माध्यम का चौथा और अंतिम जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है इंटरनेट। इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है, संसार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी जरिया है। यानी अगर हम इंटरनेट को ज्ञान का सागर मानते हैं तो इसमें अफवाहों को फैलाने, अश्लीलता या दुष्प्रचार करने का भी ये तेजी से कार्य करता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पत्रकारिता को हम वेब पत्रकारिता या नेट पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। पहला, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, यानी समाचारों का आदान प्रदान करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसमें नेट का प्रयोग आवश्यक है। दूसरा है कि रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें नेट बहुत ज़रूरी तत्व है और इसमें रिपोर्टर जो रिपोर्ट करते हैं उस समाचार को ईमेल के द्वारा यथा स्थान पर पहुंचाते हैं। समाचारों को संकलित करना, उनको प्रामाणिकता सिद्ध करना, ये सारे कार्य इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से होते हैं। Rediff.com, इंडिया इंफोलाइन, सिफी भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता कर रही हैं। ये वो साइटें हैं जो सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रकारिता कर रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून आदि समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। किंतु यदि हम कहें आज अनगिनत समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चाहे वो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, जो जितने भी हैं ये सारे समाचार पत्र लगभग
इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास की बात अगर करें कि ये कब प्रारंभ हुआ, कब से यह दौर चला और किस प्रकार से अब कौन से चरण में चल रहा है, ये अगर हम दो स्तर पर देखेंगे, एक विश्व स्तर पर, दूसरा भारत के स्तर पर। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ। 3 चरणों में विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का चरण अभी तक है। पहला चरण 1982 से प्रारंभ होता है और 1992 तक रहा, यानी 1982 से 1992 तक पहला चरण विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का चला। दूसरा चरण 1993 से आरंभ होकर 2001 तक चलता है और इस तरह से विश्व में तीसरा चरण इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 में प्रारंभ होकर अब तक वह चल रहा है। अब अगर हम भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास की बात करें तो भारत में काफ़ी देरी से इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ। पहला चरण 1993 से आरंभ हुआ, जब तक विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण समाप्त हो रहा था। उस समय भारत में पहला चरण शुरू होता है। दूसरा चरण 2003 से शुरू होता है, जो कि विश्व में तीसरा चरण चल रहा होता है उस समय। तो ये भारत में दूसरा चरण अब चल रहा है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली जो साइटें हैं, जैसे rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और वे सिफी हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जाता है नेट पत्रकारिता करने वाली। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। तो इस तरह से वेबसाइट पर एकदम विशुद्ध पत्रकारिता जो किया वो तहलका.com ने की। हिंदी में नेट पत्रकारिता, इसको भी यदि हम देखें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है, जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चल रही है। हिंदी वेब जगत में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जनसंचार के प्रमुख माध्यम और उनकी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।